हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग अगेन। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने शुरू जिस किया एक तरह से कि व्हाट वी आर स्टडिंग इज एक so we are going to start with a new unit that is electrostatics। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का एक जो हमारा यूनिट है which is considered to be a very important unit, probably one of the most 11th 12th का आप लोगों का सबसे बड़ा या पूरा ही यूनिट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है। So it encompasses a lot of chapters। ठीक है, so the first chapter that we are going to start with today is electrostatics। So that is we will be doing stationary charge। फिर उसके बाद we will be doing capacitors। Third we will be doing current। फिर उसके बाद हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और फिर उसके बाद पूरा मैग्नेटिज्म। तो ये इस तरीके से हमारा यूनिट का सीक्वेंस चलेगा। हाँ सॉरी, so as I was saying we will be doing this unit which has a lot of multiple chapters। ठीक है, so electricity, electrostatics, capacitors, current, electricity, these are the list of the chapters that we are going to continue with in the next probably few months। ठीक है, तो उसमें हम लोग शुरू करते हैं। फिर we'll start with electric charges। electrostatics में we'll start with electric charge। so what is electric charge? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो व्हाट इज चार्ज? तो बेसिकली एनी ऑब्जेक्ट हैज टू काइंड्स ऑफ चार्ज। वन इज पॉजिटिव और दूसरा इज नेगेटिव चार्ज। देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर इज नेगेटिव। सो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर द टू काइंड्स ऑफ आवर चार्जेस। ठीक है, सो ये दो हमारे चार्जेस के टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये दो हमारे चार्जेस ये हो गए। अब जो ये चार्जेस है, तो ये बेसिक आइडिया तो है ही आपको कि भाई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज किस पे होता है। इट इज देयर ऑन अ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज की वैल्यू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। प्रोटॉन की चार्ज की वैल्यू +1.6 इंटू 10⁻⁻9। तो अब ये चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली प्रॉपर्टीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। So what is conservation? So what is conservation of charge? That is sum of charges will remain same. The sum of the charges will remain same. तो चार्जेस का जो टोटल सम है that will remain same। जैसे किसी बॉडी पे अभी +4 कूलम का चार्ज है। चार्ज कैसा यूनिट है? कूलम। तो किसी के पास +4 कूलम है और वहीं किसी दूसरे बॉडी के -2 कूलम है। हमने ये दोनों बॉडीज को ए और बी को कांटेक्ट में लेके कुछ भी प्रोसीजर किया, कुछ देर बाद जब आप देखोगे तो ए के ऊपर चार्ज क्यू ए है, बी के ऊपर चार्ज क्यू बी है। क्यू ए और क्यू बी में एक रिलेशन हमारा फिक्स रहेगा, दैट क्यू ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2। क्यू ए प्लस क्यू बी। क्लियर है सबको?
that is conservation of charges. Conservation of charges के बाद next is quantization of charges. So quantization of charge क्या है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस समझने के लिए क्वांटाइजेशन समझने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है एमसीक्यू टेस्ट. देयर इज अ एमसीक्यू टेस्ट. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. एवरी क्वेश्चन इज ऑफ +4 मार्क्स. ठीक है. अब मान लीजिए कि इसमें किसी पर्सन ने ए ने 23 क्वेश्चन सही की. So how many marks will he score? So if he has done 23 questions correct, he will score 112 marks. And another person B scores 24 questions right. So he will have 116 marks. So is it possible to have a score of 113 or 114 or 115? ये scores possible है क्या? These scores are not possible. आधा क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, तो इसके लिए ये स्कोर्स जो है ये स्कोर्स पॉसिबल नहीं है. These scores are not possible. तो अब ये अगर स्कोर्स पॉसिबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? वैसे ही हम लोग जैसे ये इसका मतलब क्या होगा? स्कोर्स आर मार्क्स आर क्वांटाइज्ड. इसी को हम लोग बोलते हैं मार्क्स आर क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? दे आर फिक्स्ड मल्टीपल्स. दे आर ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4. 4 into x. एक क्वेश्चन सही किया तो 4, 2 क्वेश्चन सही किए तो 8, 3 क्वेश्चन सही किए तो 12, 4 क्वेश्चन सही किए तो 16, 5 क्वेश्चन करेक्ट किए तो 20, 6 क्वेश्चन करेक्ट किए तो 24. सो दैट इज द मार्क्स. ये वहीं पे इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो कोई बॉडी अभी न्यूट्रल है. ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले. तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसके ऊपर आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया. एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? फिर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव मत करो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो, बाहर से ऐड करो. तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा? चार्ज को छोटे क्यू या बड़े क्यू से दोनों से डिनोट करते हैं. सो दैट चार्ज विल बी हाउ मच? -1.6 into 10⁻⁻19. अब इसने बोला नहीं मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया. इसी बॉडी पे जो पहले से न्यूट्रल थी, इसी बॉडी पे अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड. तो इसके ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 2 into -1.6 into 10⁻⁻19, which is -3.2 into 10⁻⁻19. So that will be the charge on this body. तो अब देखिए कि ये जो वैल्यू है -1.6 into 10⁻⁻19 और ये जो वैल्यू है -3.2 into 10⁻⁻19, इसकी कोई बीच की वैल्यू लूंगा मैं -2 into 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज पॉसिबल है क्या इस बॉडी पे? तो नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. आपको इलेक्ट्रॉन्स को इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही डालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एडेड और रिमूव्ड कैन नॉट बी फ्रैक्शनल. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. Hence, quantization of charge says that charge on any body is equal to n into e, where e is the electronic
सो दैट इज बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की किसी भी बॉडी का जो चार्ज रहेगा वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में ही रहेगा। हमको एक इलेक्ट्रॉन से कम रह नहीं सकता ना, रहेगा कैसे? चार्ज जो आता है दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन से, इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से। तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आधा इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए किसी भी चीज के ऊपर उतना चार्ज नहीं रह सकता है, कोई रहता नहीं है, कोई और पार्टिकल नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज है। एवरी पार्टिकल हैज अ चार्ज इक्वल टू द, नहीं, सेकंड इज एडिट, थर्ड इज सॉरी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो ये तो बहुत सिंपल सा बेसिक सा रूल है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या है कि भाई अगर एक चार्ज है 2 कूलम का, दूसरा चार्ज है 3 कूलम का, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा? QA plus QB, which is 2 कूलम plus 3 कूलम, which is नेक्स्ट इज चार्जेस आर एसोसिएटेड विद मास। ये समझने वाली चीज है। कोई बॉडी न्यूट्रल है, so let's say we have a neutral body, इसको आपने निगेटिवली चार्ज किया, so how can a neutral body become negatively charged? पढ़ा होगा ना आपने केमिस्ट्री में, कोई एटम है तो उसको नेगेटिव चार्ज हुआ, तो वैसे कोई एटम मतलब कि न्यूट्रल बॉडी होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो कैसा आया होगा? हाउ कम a body gets negative charge? So it happens by adding electrons. अब मान लो आपने 500 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन अ नंबर 500, the charge on the body is 500 minus 500 into 1.6 into 10 raised to the minus 19, which is minus 800 into 10 raised to the minus 19, which is minus 8 into 10 raised to the minus 17। तो ये हमारे उस बॉडी के ऊपर क्या हो गया? हमारा चार्ज हो गया, दैट इज द चार्ज ऑन आवर बॉडी। अब इसका मास नॉट था, तो इसका मास, अब न्यू मास क्या हो जाएगा? तो A is new mass will be less than m naught, B is it is more than m naught, और C is equal to m naught। तो नया मास क्या होगा? कम रहेगा, ज्यादा रहेगा कि सेम रहेगा? तो आप लोग सभी लोग, काफी लोग समझ पा रहे हैं, इट विल बी बी। व्हाई विल इट बी बी? आपने क्या किया? आपने 500 इलेक्ट्रॉन्स, आपने 500 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? सो इंटू 9.1 into 10 की पावर -31, तो इतना मास आपने ऐड किया, तो इतने से मास क्या हुआ आपका?
बढ़ गया 45.5. So this value is very small. Yes, it is very small, but still it is sufficiently enough to affect. यानी affect बोले तो यानी कोई पूछता है बढ़ेगा क्या, हाँ आपको इजीली नोटिसेबल है क्या, तो नहीं इजीली नोटिसेबल नहीं है। तो चार्जेस आर एसोसिएटेड विद मास, इसका मतलब जब आप चार्ज चेंज करोगे किसी बॉडी का तो उसका मास चेंज होगा ही होगा, चाहे वो बहुत माइन्यूटली हो बट वो मास चेंज होगा। अगर वहीं पे हम न्यूट्रल बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज किया so how can we make a neutral body to be positively charged? So it is done by removing electrons. So this will reduce the mass of the body. Here fifth is invariance of charge. Invariance. So what is invariance of charge? Changing speed does not change. स्पीड बदलने से चार्ज बदलता नहीं है। चेंजिंग स्पीड डज नॉट चेंज द चार्ज, दैट इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। आप आगे जाके मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे कि स्पीड बदली और अगर स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो गई तो मास चेंज हो जाता है, किसी भी बॉडी का मास बढ़ जाता है कम हो जाता है, ये रहता है प्रोसीजर। तो वो बेसिकली कब मास में चेंज होता है, अगर स्पीड बदलने से, बट चार्ज में ऐसा कोई भी चेंज नहीं होगा। And sixth, charge produces electric and magnetic field. तो अगर स्टेशनरी चार्ज है तो स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मूविंग चार्ज वो इलेक्ट्रिक तो करता ही है, साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी करता है। Stationary charge produces only electric field while moving charges produce both electric as well as magnetic field. Clear है? नेक्स्ट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो ये तो अभी बहुत सिंपल से ज्ञान है, आप लोगों के बस पहले से काफी कुछ हो जाएगा कि कंडक्टर्स क्या होते हैं। अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस, बट सवाल ये है कि कंडक्टर चार्जेस को फ्लो अलाउ कैसे करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, तो
कंडक्टर्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। इसमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड होते हैं। तो क्या होता है कि आप जब थोड़ी एनर्जी सप्लाई करते भी हैं तो वो बेसिकली एटम को छोड़ते नहीं है। किसी भी चीज में आपको पता है, अगर कोई भी चीज को कंडक्ट करना है तो कंडक्ट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, यू नीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू नीड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में अवेलेबल हैं बट इंसुलेटर्स में अवेलेबल नहीं है, इसके लिए वो ये करते हैं। बेसिकली क्या हो जाता है, हमारा जो कोई भी चीज का लैटिस बनता है वैसे कुछ भी लैटिस बनता है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एटम्स खुद अपने आप पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और अपना एक इलेक्ट्रॉन अलग से लूजली छोड़ देते हैं। ये करने से उनको स्टेबिलिटी आती है, तो वो ये बहुत इजीली बहुत कम एनर्जी में कर लेते हैं। तो ये चल जाता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन चार्जेस को कंडक्ट करते हैं। लूजली बाउंड मतलब आयनाइजेशन एनर्जी लो, लूजली बाउंड इज लो आयनाइजेशन एनर्जी। एटम के से बाहर निकालना आसान है। इंसुलेटर्स में हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एटम से न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकालना मुश्किल है। सो नेक्स्ट इज कंडक्टर्स इंसुलेटर्स के बाद कोई बॉडी के ऊपर चार्ज किस तरीके से आप जनरेट करते हैं। तो वन मेथड इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन व्हिच इज अ वेरी बेसिक और अ क्रूड मेथड, सो दैट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हाउ डू यू चार्ज अ बॉडी बाय फ्रिक्शन। तो ये आपका क्या है, दिस इज अ ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड को आपने सिल्क के क्लॉथ से रख दिया। तो सिल्क के क्लॉथ से रब करने से क्या होगा, आपने जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब किया तो व्हाट विल हैपन इज इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ग्लास टू सिल्क। ऐसा क्यों हुआ, ग्लास से सिल्क के, सिल्क से ग्लास क्यों नहीं गए, क्योंकि ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स रिलेटिवली लूजली बाउंड है, सिल्क के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड है। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स ग्लास से निकले, सिल्क से नहीं निकले। तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स निकले और सिल्क में गए। तो सिल्क में गए तो सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, सिल्क के ऊपर भी आप नेगेटिव चार्ज। और वहीं ग्लास के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, ग्लास के ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। हमने ग्लास और सिल्क के कपड़े को रब किया तो हमने क्या किया, दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया। सेम चीज हम लोग वो एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, ऑयली हेयर विथ प्लास्टिक स्किन। ठीक है ना। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो व्हाट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, कंडक्शन के साथ चार्जिंग का मीनिंग क्या है। सो दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। इस न्यूट्रल बॉडी को हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से टच कॉन्टैक्ट में लेके आइए, पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट। So what will happen is positive charge will flow.
बाद हटाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पहले चार्ज Q0 था तो उसमें का Q1 चार्ज इस पे चला जाएगा, Q2 चार्ज इस पे चला जाएगा। कंडीशन हमारी वही रहेगी Q0 इज इक्वल टू Q1 प्लस। क्या Q1 और Q2 इक्वल रहेंगे? तो दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाने में उनमें चार्जेस सेम होते हैं क्या? नहीं, बॉडीज इन कांटेक्ट डू नॉट necessarily have same charges, but they surely have same potential. तो दो बॉडीज पे चार्जेस सेम नहीं है बट क्या है, पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर है सबको? तो Q1 Q2 सेम नहीं रहेगा, सेम रहेगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बट दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, कैसे होता है, दैट इज समथिंग दैट विल स्टडी लेटर। पोटेंशियल आएगा हम लोग को। अब एक मेरा छोटा सा सवाल है, अगर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी, तो पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया फ्रॉम ए टू बी, इसका मीनिंग क्या है? क्या ट्रांसफर हुआ? प्रोटॉन्स ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ए से बी हुए, बी से ए हुआ, क्या हुआ? ये तो मुझे पक्का पता है कि पॉजिटिव चार्ज फ्लोस फ्रॉम ए टू बी। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज अगर यहां गया, इसका पॉजिटिव रिड्यूस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास निगेटिव आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम बी। तो पॉजिटिव रिड्यूस मतलब इलेक्ट्रॉन्स इंटर, और यहां पे पॉजिटिव इंक्रीजेस। पॉजिटिव आ रहा है मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लीव। क्लियर है? नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। So what is charging by induction? तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमने क्या किया, ये एक बॉडी दिस वाज न्यूट्रल, इस न्यूट्रल बॉडी के पास हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज छोड़ा। अब ये आपको पता है लाइक चार्जेस, रिपल, लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इसके ऊपर चार्ज क्या है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव।
पॉजिटिव चार्ज को कौन सा चार्ज पसंद है? उसको पसंद है निगेटिव, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसको नेगेटिव पसंद है, तो वो क्या करता है, ये जो न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपने तरफ खींच लेता है। बॉडी अभी भी स्फीयर न्यूट्रली था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इफेक्टिवली दूसरी तरफ धकेल दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये जो साइड ऑफ द बॉडी है इसको हमने अर्थ से कनेक्ट किया, दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग। सो अर्थिंग करने से क्या होता है, किसी भी चीज को अर्थ से कनेक्ट करने से क्या होता है, अर्थ takes all the excess charge of the body। अगर वो न्यूट्रल बॉडी रहती थी, सिर्फ बाजू में पॉजिटिव चार्ज नहीं लेके आते थे, तो अर्थ से कनेक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट हमने क्या किया, हमने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ बांध दिए, ये इलेक्ट्रॉन हिल नहीं सकते क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, और वहीं पे ये प्रोटॉन क्या हो गए, ये लूज, इनको कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ये अर्थ में फ्लो कर जाएगा। तो आप अर्थिंग हटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पे इस तरफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, जो पहले से था, और ये यहाँ का पॉजिटिव वैसे ही है। आपने अर्थिंग को हटा दिया, फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज को भी आपने रिमूव कर दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज पहले कोने में बैठा था, वो नेगेटिव चार्ज अभी पूरे इस पे स्प्रेड हो जाएगा। So this here gets क्लियर है। तो क्या हुआ, हमने पॉजिटिव रॉड लेके आए, तो स्फीयर पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो इसमें क्या होता है, अपोजिट चार्जेस आते हैं, इसमें क्या होता है, देयर आर अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस which are induced on the body। इसको, इस चार्जेस को क्या बोलते हैं, these are called as induced charges। so opposite साइन के चार्जेस इंड्यूस होते हैं, किसी की बॉडी पे जो चार्जेस इंड्यूस होते हैं दे आर ऑफ द अपोजिट साइन। क्लियर है सबको यहाँ पर। इंडक्शन इज यूज्ड टू इंड्यूस लो चार्जेस। बहुत ज्यादा हाई चार्जेस इंड्यूस करने के लिए इंडक्शन का काम नहीं होता है। इंडक्शन से ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़े बड़े चार्जेस जो हैं वो हम लोग इंड्यूस कर पाएंगे। So the value of the charges that are there in induced charges are relatively much smaller. The next concept that we have is an electroscope. What is an electroscope? Electroscope is the next concept that we have in this. So electroscope क्या होता है? और निगेटिव भी ले सकता था, बट ये निगेटिव यहाँ बंधा हुआ है। ये निगेटिव ये इसके अट्रैक्शन की वजह से, ये इसके जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन की वजह से अर्थ वो निगेटिव नहीं ले पाया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज रॉड हटा देंगे हम और फिर अर्थ करेंगे तो वो निगेटिव भी चला जाएगा, तो नेट बॉडी न्यूट्रली रहेगी।
Next thing that we have is an electroscope. So what is an electroscope? There are two kinds of electroscope. One is a uncharged electroscope. The first is a uncharged electroscope. अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है बेसिकली, ये इलेक्ट्रोस्कोप में पहले कोई भी चार्ज नहीं था। इलेक्ट्रोस्कोप मतलब क्या है, ये जो सेटअप है ये रॉड के अलावा, ये रॉड को छोड़ के बचा हुआ जो सेटअप है वो इलेक्ट्रोस्कोप है। जनरली ये सेट भी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ जो है ये गोल्ड की लीव्स होती है, यानी थिन फॉइल्स ऑफ गोल्ड होते हैं। यहाँ एक मेटल स्फीयर है, बेसिकली आपने क्या किया, ये स्फीयर के ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, आपने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाके से टच किया तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये कंडक्टर है तो इसका चार्ज जो है वो इसके ऊपर जाएगा लीफ पे। तो लीफ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दोनों लीफ क्या करेगी, लीव्स विल रिपेल। अगर ये ज्यादा रिपेल कर रही है मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, कम रिपेल कर रही है मतलब कम पॉजिटिव चार्ज है। जो अगर दो बार का कंपेयर करना है तो एक समय पे ज्यादा एक समय पे कम, किससे देखेंगे कितना ज्यादा रिपल्शन है, उस पर से देखेंगे हम लोग। क्लियर है? ये इलेक्ट्रोस्कोप पहले से अनचार्ज है, वही वाला केस कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्कोप में पहले से कोई चार्ज नहीं है। ये दूसरा केस अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था, आपने पॉजिटिव चार्ज जैसे ही पास में लेके आए तो क्या होगा, आपने टच नहीं किया, टच करते तो पॉजिटिव आता था, बट आपने पास में लेके आए सिर्फ, तो आपने जैसे ही पॉजिटिव चार्ज पास में लेके आए तो व्हाट विल हैपन इज दिस विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये नेगेटिव चार्ज वो रॉड के थ्रू अंदर पास करेगा, ये भी जो होगा ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और ये दूसरे को, सॉरी 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 सॉरी, ये नेगेटिव नहीं हुआ, इंडक्शन है ना, सॉरी। तो ऊपर नेगेटिव आया तो रॉड तो अभी भी न्यूट्रल है, तो वो नीचे क्या करेगा, पॉजिटिव आएगा। ये पहले वाले केस में नीचे भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि रॉड का पॉजिटिव कम होके वो इसमें गया, स्फीयर में गया, तो स्फीयर में का जो स्फीयर में जो पॉजिटिव गया उसमें का कुछ पॉजिटिव स्फीयर पे रहता है, कुछ पॉजिटिव लीफ पे आ जाता है। यहाँ पे रॉड से कोई चार्ज एंटर नहीं किया स्फीयर के अंदर, तो स्फीयर पहले भी न्यूट्रल था अभी भी न्यूट्रल है, तो स्फीयर के पास ऊपर अगर नेगेटिव जमा है तो नीचे कौन सा जमा हुआ, नीचे स्फीयर के पास पॉजिटिव जमा हुआ। वही हमने अगर नेगेटिव चार्ज लेके गए तो क्या होगा, इधर इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज जमा रहेगा, इंड्यूस रहेगा, और इधर पॉजिटिव इंड्यूस रहेगा तो नीचे की तरफ नेगेटिव इंड्यूस रहेगा। ए में रॉड इज टच्ड, बी में रॉड इज टेकन क्लोज, तो बी पार्ट में जो ये जो पूरा मेरा सेटअप है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप वाला, ये जो पूरा सेटअप है इसके ऊपर पहले कोई चार्ज नहीं था, अब आपने रॉड को टच भी नहीं किया तो चार्ज आया भी नहीं, तो क्या होगा, जो
पहले से चार्ज नहीं था तो ये क्या होगा कि जो उस बॉडी पे जो भी चार्जेस खुद के पॉजिटिव नेगेटिव थे उसके निगेटिव ऊपर जमा हो जाएंगे, निगेटिव ऊपर जमा हो गए तो पॉजिटिव कहाँ जमा हो जाएंगे, नीचे जमा हो जाएंगे। क्योंकि आपने एडिशनल डाला ही नहीं है। यहाँ पे क्या किया, रॉड को टच किया है तो इसका पॉजिटिव Q0 था, इसमें से Q1 कम हो जाएगा, ये Q1 इस पे आ जाएगा। तो वो जो Q1 इसका आया उसमें का कुछ चार्ज ऊपर रहेगा, कुछ चार्ज नीचे रहेगा। क्लियर है क्या सबको? नेक्स्ट इज द चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप। तो चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है बेसिकली, ये इलेक्ट्रोस्कोप पे पहले से चार्ज है। ये यहाँ पे जैसे इसको छोड़ दो एक बार, ये थोड़ा डायग्राम एक्चुअली मैंने डाल तो दिया बट गलती से मिस्टेक डायग्राम है, मैं नई फ्रेश डायग्राम बना लेता हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये लीव्स ऑलरेडी ऐसे दिख, ठीक है। अब आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके आया, टच कराया। So there are two things that can happen. Leaves repel further और रिपल्शन बढ़ गया लीव्स। इसका मतलब लीव्स के ऊपर चार्ज कौन सा था पहले से, पॉजिटिव था कि नेगेटिव? दो केसेस है, लीव्स फर्दर रिपेल हो गई या लीव्स कम क्लोज। अब देखो आपने क्या दिया, आपने दिया पॉजिटिव, तो जो भी चार्ज था वो वहां से वो चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पॉजिटिव और आ जाएगा। तो अगर रिपल्शन बढ़ गया मतलब क्या हुआ, चार्ज जो पहले था उससे ज्यादा हो गया। अब पॉजिटिव आने से अगर ज्यादा हुआ मतलब पहले भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और अगर लीड्स पास में आ गई तो मतलब चार्ज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। तो पत्ती पे चार्ज अगर कम हुआ और आया पॉजिटिव था, ये लक्की था, इसका मतलब इनिशियली क्या था, निगेटिव था। कि भाई -10 में अगर +2 आ जाएगा तो -8 बचेगा। क्लियर है क्या? एक और एक स्टेटमेंट आता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी होगा स्टेटमेंट, repulsion is a sure test of the, so repulsion is a sure test of repetition। यानी कोई बॉडी रिपेल कर रही है इसका मतलब दोनों के ऊपर चार्ज है।
अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट कैसे करती है? एक बॉडी अनचार्ज है तो वो अट्रैक्ट कैसे करेगी? तो ये देखिए, ये बॉडी के ऊपर मान लो दिस इज न्यूट्रल, और अगर आप इसके ऊपर इसके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आओ, तो न्यूट्रल बॉडी पे आप एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आओगे तो क्या होगा? ये वाला साइड ऑफ द बॉडी will become negative. This side will become positive. अब क्या होगा? ये दोनों चार्जेस के बीच में देर इज अट्रैक्शन, और साथ ही साथ ये दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन है। बट देयर डिस्टेंस इज मोर। आप लोग पढ़ेंगे जितने दूर चार्जेस रहेंगे उतना उनका फोर्स कम होते जाएगा, तो बट देयर डिस्टेंस इज क्लियर है? चलिए, अब कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं। A glass rod is wrapped with a silk cloth. The glass rod acquires a charge of this. Find the number of electrons this. Charge is 19.2 into 10 raised to the minus 19. Very, very direct. Which is equal to n into E. हमने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। देखो n is equal to 19.2 into 10 raised to the minus 19 upon 1.6 into 10 raised to the minus 19. So that is equal to 19.2 upon 1.6, which is equal to, find the negative charge acquired by the silk. Charge acquired by silk is
-19.2 into 10 raised to power -19. Is there transfer of mass from glass to silk? Yes. सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया मतलब मास ऑफ सिल्क क्या होगा, बढ़ेगा भी कम होगा? सिल्क का मास बढ़ेगा भी कम होगा? सिल्क का मास बढ़ेगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आंचल जी, रुद्रेश जी। यस, तो सिल्क का मास विल इंक्रीज। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए, बोल रहा हूँ, ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। मैं आज आपके क्वेश्चन की पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा। If an object made of substance A is rubbed with an object made of substance B, then A becomes positively charged and B becomes negatively charged. तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं। If, however, an object made of substance A is rubbed against an object made of substance C, तो A वाला एक ऑब्जेक्ट है, C वाला एक ऑब्जेक्ट है, then A becomes negatively charged. What will happen if a substance made of object B is rubbed against an object made of substance C? B और C को रब करेंगे तो क्या होगा? तो B में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, A से जा रहे हैं, so electrons are loosely bound in A as compared to B. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स आर loosely bound in C as compared. तो A से भी इजीली लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन C के हैं और B के तो उससे भी टाइटली बाउंड है। सबसे टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन अगर सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन देखोगे तो C के, उससे कम लूजली बाउंड A के और उससे भी कम लूजली बाउंड B के। तो जब मैं B और C को कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो व्हाट विल हैपन इज इलेक्ट्रॉन्स विल C to B will get negative charge and C will get positive charge. Clear है सबको? करिए इसको।
Objects A, B, and C are three identical insulated spherical conductors. Originally, A and B have charges of plus 3 millicoulombs. Whereas C has a charge of minus 6 millicoulombs. Objects A and C are touched and move apart. So A और C को टच किया तो A पे चार्ज कितना था +3, C पे कितना था -6. तो A और C को टच करने के बाद अगर अलग किया तो +3 और -6 का सम कितना हो गया -3/2. तो A के ऊपर चार्ज रहेगा -3/2 मिलीकूलम. C के ऊपर चार्ज रहेगा -3/2 मिली और B के ऊपर चार्ज रहेगा +3 मिली. आप बोलेंगे सर आप ऐसा कैसे कर रहे हैं, चार्जेस कैसे सेम कर रहे हैं? आपने तो बोला चार्जेस सेम नहीं करते हैं, पोटेंशियल सेम रहता है. पोटेंशियल तो हमने पढ़ा ही नहीं है. तो उसका जो जवाब है वो ये है थ्री आइडेंटिकल है. अगर आइडेंटिकल स्फीयर्स है तो आइडेंटिकल स्फीयर्स में जब चार्जेस सेम रहेंगे तभी पोटेंशियल सेम रहेगा. अगर ये आइडेंटिकल नहीं रहते तो ऐसा नहीं होता. तो ये A और C में क्या हो रहा है? If the objects B and C are touched before they are moved apart. अब B और C को टच कर दिया तो क्या हो जाएगा? 3 minus 3/2, which is 6 minus 3/2, which is 3/2. तो उसका भी आधा, तो इसके ऊपर -3/2 मिलीकूलम. B वाले के ऊपर 3/2 का भी आधा है 3/4 मिलीकूलम और C वाले पे भी 3/4. तो if the objects A and B are now held near each other, they will A और B में क्या हो जाएगा? एक चार्ज नेगेटिव, एक चार्ज पॉजिटिव. तो they will attract. A and C, so A में भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो they will have attraction. क्लियर है? नहीं समझा? क्या हुआ तमसा जी, बोलिए ना. ये चार्जेस कैसे आए ये समझा क्या कि ये भी नहीं समझा? चार्जेस ऐसे क्यों आए? क्योंकि हमको दिया था कि A और C को टच किया, तो A और C को टच करेंगे तो A का चार्ज +3, C का चार्ज -6, टोटल चार्ज -3. अब ये जो टोटल चार्ज रहेगा इसमें का आधा चार्ज A पे जाएगा और आधा चार्ज C पे जाएगा. इसके लिए A के ऊपर -3/2 और C के ऊपर भी -3/2. फिर हमने क्या किया? फिर हमने C और B को टच किया, तो B के ऊपर +3, C के ऊपर -3/2, सम किया तो 3/2. ये दोनों पे मिला के हो गया. अब दोनों पे चार्जेस सेम रहेंगे तो इसके लिए आधा चार्ज B पे 3/4, आधा चार्ज C पे 3/2. अब एक बार ये चार्जेस आ गए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? So if the objects A and C are held near each other, they will attract or repel on what? तो A और B को अगर पास में रखा तो A और B को अगर पास में रखेंगे तो A और B के बीच में का चार्ज क्या है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. वैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे.
तो अगर रॉड को देखो, रॉड लगाते से क्या होगा, रॉड लगाते से यहाँ पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव और इधर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब व्हाट वुड हैपन इफ द रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स आर सेपरेटेड। तो अगर हमने रॉड को रिमूव कर दिया तो स्फीयर्स विल बिकम न्यूट्रल। जो ये नेगेटिव को यहाँ चिपका के रख रहा था वो रॉड ही था, तो रॉड हटने से स्फीयर्स क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। Would the induced charges be equal in magnitude if even if the spheres had different sizes or different conductors? देखिए ये केस में इंड्यूस्ड चार्जेस की बात कर रही है, इंड्यूस्ड चार्जेस में पोटेंशियल सेम नहीं होता है। तो इंड्यूस्ड चार्जेस में पोटेंशियल सेम नहीं होता, तो चार्जेस की वैल्यू सेम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि इनिशियल नेट चार्ज क्या था, तो इनिशियल क्यू नेट इज 0, तो फाइनल क्यू नेट भी 0 ही चाहिए। तो अगर यहाँ पे माइनस क्यू नॉट आया तो यहाँ कंपल्सरीली प्लस क्यू नॉट आना चाहिए। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि चार्जेस की साइज से फर्क, स्फीयर की साइज अलग अलग रहेगी तो चार्जेस अलग अलग रहेंगे। वो मैंने कंडक्शन के लिए बोला था। यहाँ क्या हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव आ रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाला उतना ही पॉजिटिव यहाँ जाएगा। ये कंडक्शन नहीं है, ये इंडक्शन है। What will happen? The spheres are separated first and then the rod is removed far away. तो स्फीयर को पहले अलग कर दिया तो A will become negatively charged and B will become positively charged. क्लियर है? 0 नहीं, पॉजिटिव चार्ज निकालना है ना, एक यानी नेट पॉजिटिव नहीं निकालना है। पॉजिटिवली चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो उनका पूछने का एक्चुअली मतलब है, थोड़ा सा वो है कंफ्यूजन जो आपने बोला। नेट चार्ज 0 है। सो 3.11 ग्राम कॉपर पेनी है। तो अगर 3.11 ग्राम की कॉपर पेनी है तो उसका उसके ऊपर कितने एटम्स होंगे, उसमें एटम्स कितने होंगे? तो 3.11 अपॉन 63.5 मोल्स ऑफ कॉपर एटम। सो अगर इतने मोल्स है कॉपर एटम के तो नंबर ऑफ कॉपर एटम्स कितने हो जाएंगे? 3.11 into 63.5 into 6.023 into 10 raised to the 20। ये कार्बन एटम है और एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इतने। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे?
3.11 upon 63.5 into 6.023 into 10 to the power 23 into 29. अब ये हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3.11 upon 63.5 into 6.023 into 10 to the power 23 into 29 into 1.6 into 10 raised to the power minus 19. क्लियर है क्या? Electron and proton are initially separated by a distance d in air and released. So this is an electron. And this is a initially separated by a distance d in air and released. The two particles are free to move. When they collide, are they at the midpoint of the initial separation, closer to the initial position of the proton, closer to the initial position of the electron? So basically, what will happen is this system is going to have a center of mass. तो ये जो center of mass है वो इधर है. तो ये दो चार्जेस कभी भी मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास इज गोइंग टू बी एट रेस्ट. सो दे आर गोइंग टू मीट एट द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास प्रोटॉन के पास क्यों है? क्योंकि प्रोटॉन का मास क्या है? काफी ज्यादा है. तो ये सेंटर ऑफ मास के पास मिलेंगे, इसलिए दे आर गोइंग टू मूव टू द क्लोजर टू द इनिशियल पोजीशन ऑफ द. क्लियर है सबको? चलिए बहुत ही बढ़िया. सो विल स्टॉप द फर्स्ट सेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओवर हियर. So we have studied about the basics of charges and the properties. So we will continue about electrostatics in the next session.